लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कि वर्तमान में मिस्र के जो ये है राष्ट्रपति कौन है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ही इज मतलब इजिप्ट इज अ अरेबिक कंट्री। ऑल्दो इजिप्ट की जो लोकेशन है दैट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका में आता है इजिप्ट। अभी मैं जस्ट ड्रॉ करूंगी नीचे। तो इजिप्ट जो है आता है अफ्रीका में है, बट क्योंकि वहां पे अरब लैंग्वेज बोली जाती है, अरबी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, इसलिए ये अरब्स में भी काउंट होता है। ठीक है, हाँ इजिप्ट अरब है, नाम से पता नहीं चल रहा है ही इज मुस्लिम, है ना। बट लैंग्वेज भी अरबी ही बोलते हैं। मतलब ऑल्दो देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका कि नाइजीरिया है, नामीबिया है, बहुत सारी है, ऑल्दो वहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट वो अरब नहीं बोलते हैं, अरेबिक नहीं बोलते, इसलिए उन्हें अरेबिक नहीं कहा जा सकता, वो अफ्रीका नहीं है। बट सिर्फ इजिप्ट वहां पे एक ऐसी कंट्री है, और कुछ पॉकेट्स में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अरब पेनिनसुला को हटा करके अरब बोली जाती है। देखो ये मैं डिस्टिंक्शन तो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हें लोकेशन नहीं पता। अब तुम वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा इमेजिन करके देखना क्या स्थिति है। देखो कॉन्टिनेंट हमारा स्टार्ट होता है अफ्रीका, यहाँ से, ये यहाँ से थोड़ा बेंड है, मतलब यहाँ से बेंड है, और यहाँ से इसकी ये हॉर्न है, ये हॉर्न, और यहाँ से ऐसे है ये बहुत नैरो सा लिंक है, उससे जुड़ा हुआ है। देखो इमेजिन तो कर सकते हो ना क्या बनाया मैंने। देखो ये है अफ्रीका, ये अब देखो जो अरब और इसमें सेपरेशन है, अरब पेनिनसुला और अफ्रीका में जो सेपरेशन है वो आता है यहाँ से। यहाँ पे बेटा एक कैनाल है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, सोयूज कैनाल या सुएज कैनाल। तो जो सुएज कैनाल है ये इसमें बनी थी 1859 में। 1859 में बनी थी सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती हैं या हमारी साउथ ईस्टर्न कंट्री के साथ व्यापार करना चाहती हैं, उनके लिए सुएज कैनाल बहुत आसान रास्ता है। जैसे कि तुम अभी यहाँ पे इमेजिन करो, ये है ब्लैक सी, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, और ये यूरोप है। ठीक है, अब यूरोप इतना काफी बड़ा है, मतलब इतना ज्यादा छोटा नहीं है। इस तरह से कुछ है। ठीक है, अब जैसे कि तुम लोगों को पता हो कि जब पुर्तगीज आए थे, पुर्तगीज तो वो इस रास्ते से आए थे इंडिया। तो बेटा ये वाला रूट बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है। अब रूट ज्यादा लंबा पड़ने से एक तो देखो पेरिशेबिलिटी कुछ ऐसा गुड है, हमें जो जल्दी भेजना है, जो जल्दी खराब हो जाती है कुछ चीजें, जैसे फूड से या वहां से हम वो भी मंगाते हैं ना फ्रूट्स वगैरह, तो कुछ फ्रूट्स जो वहीं पर उगते हैं हमारे यहाँ नहीं उगते, ऐसे फ्रूट्स हमें वहां से मंगाने पड़ते हैं। हाँ ड्राई फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट्स में भी जो हम, जैसे ये नहीं होता ऑलिव वगैरह, ये हाँ ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब ज्यादा समय वो रास्ते में रही तो वो खराब हो जाती है। तो ये जो रूट है ये काफी लंबा पड़ जाता है, देखने में ये बहुत ऐसा लग रहा है, बट ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन से यहाँ आएंगे, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं शिप के थ्रू जब आता है। तो 1958 में यहाँ से एक कनाल बनी थी, यहाँ छोटी छोटी लेक्स है, उन लेक्स को जोड़ के एक कनाल बन गई इस बीच में। अब वहां से क्या बेनिफिट था कि अब सीधा हमारे यहाँ आ सकता है शिप। ठीक है, मतलब इस इन कंट्रीज से हमें जो भी मंगाना है या हमारी कंट्री को इधर जो भी इम्पोर्ट करना है वो हम इस
रास्ते से, इस रूट से सीधे भेज सकते हैं, सुएज कनाल से। ठीक है, अब बात आती है इजिप्ट कहाँ पर है। तो इजिप्ट बेटा बहुत, इसकी पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इजिप्ट यहाँ पर है, और ये क्या है, सऊदी अरेबिया कंट्री, और इस पूरे को क्या कहते हैं, अरब पेनिनसुला। ठीक है, अरब पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पेनिनसुला क्यों, एक तो कॉन्टिनेंट होता है, आइलैंड होता है, और पेनिनसुला होता है। तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं, और पेनिनसुला किसे कहते हैं। तो तुम्हें कॉन्टिनेंट पता है कि लार्ज लैंड मास, ठीक है, उसे कॉन्टिनेंट बोलेंगे। और जो लैंड मास चारों ओर से पानी से घिरा हो, चारों ओर उसके ओशन हो, तो उसे कहेंगे आइलैंड। लेकिन अगर कोई कॉन्टिनेंट या कोई पर्टिकुलर आइलैंड सिर्फ तीन उससे साइड से, तीन ओर से पानी से घिरा हो, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि अरब पेनिनसुला की बात करो तो देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, ये है बेटा रेड सी, रेड सी। ठीक है, ये रेड सी है, और ये क्या है, अरब सागर, या अरब क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। अरेबियन सी है ना, अरब सागर कह लो या अरेबियन सी कह लो। ठीक है, ये है अरेबियन सी। तो इसलिए इसे पेनिनसुला बोलते हैं। और किसे बोलते हैं पेनिनसुला, इंडिया को भी, इंडिया को भी इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला मीन्स कि तीन भाग पानी से घिरा है इसका। ठीक है, तीनों ओर से पानी से घिरा है, और एक तरफ से लैंड। ठीक है, एक तरफ वो है भूमि, और बाकी चारों तरफ से, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, इजिप्ट है। वैसे जो अरेबियन कंट्री है वो ये आती है इसमें, जिसमें अरबी बोली जाती है। तुर्की अरब कंट्री नहीं है, बिकॉज तुर्की में टर्किश लैंग्वेज बोली जाती है, वो अरब नहीं है। ठीक है, वो वैसे भी डायनेस्टी में भी जो उनका एक तरह की रेस है वो भी अरब नहीं है ना, दे आर डिफरेंट। तो इजिप्ट में बोली जाती है अरेबिक, लेकिन ये है कौन से उसमें, कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका। तो बस ये याद रखना कि इजिप्ट की पोजीशन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इजिप्ट, क्या है, क्या चीज, पिरामिड। हाँ, मिस्र के पिरामिड देखे, मूवी वगैरह में तो देखे ही होंगे ऑब्वियसली बात। पिरामिड देखे, मिस्र के पिरामिड। तो मिस्र भी इंडिया की तरह ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है। इसलिए हमारे जो लिंक है ना, हमारे लिंक सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं। मतलब हमारे यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में जो हमारे यहाँ लोग रहते थे, वो लोग उनके यहाँ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। पता कैसे चलता है, हमारे यहाँ की जो चीजें पाई गई है वही सेम चीजें वहां भी पाई गई हैं। जो हमारे यहाँ सील यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो वहां पर भी मिली है। तो इसका मतलब क्या है, सील मिलना या कॉइन मिलना या कोई बर्तन वहां पे मिला है, तो उसका क्या प्रमाण है कि यहाँ से वहां ट्रेड होता था उस समय। तो ये है। अब मिस्र की एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मिस्र में क्या है, कौन सी नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी, दैट इज नाइल नदी। ठीक है, लंबी नदी, ना कि बड़ी। बड़ी और लंबी में डिफरेंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी, के बड़ी है, लार्ज। लार्ज का क्या मतलब है, लार्ज कौन सी है वैसे विश्व में, कौन सी है, इंडस। इंडस लार्ज नहीं है, कौन सी है, अमेजोन का बेसिन सबसे बड़ा है ना शायद, वर्ल्ड की, है ना। तो अब देखो, अब डिफरेंस समझो। नाइल नदी है, इतनी लंबी है। ठीक है, यहाँ पे केनिया है, केनिया में एक लेक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां पे कुछ माउंटेन्स भी है वहां से। तो नाइल नदी इजिप्ट में है। और लंबा और बड़े में क्या डिफरेंस है, नदी के कंटेस्ट में समझना बस। देखो, लंबा मींस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वो तो तुम्हें पता ही है। लेकिन बड़ी कब होती है, जब उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो, जैसे कि अमेजोन की है। अमेजोन की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब अलग अलग छोटी छोटी नदी से आके ज्वाइन करती है, और इसे काफी बड़ा बना देती है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो है, इसका अमेज़न का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बेसिन मींस कि कितने एरिया में ये वो करती है, बहती है, या इसका ड्रेनेज सिस्टम कितने उसमें कंट्रीज में है। तो ये ऑलमोस्ट ब्राजील से लेकर जहां तक ये निकलती है, जाती है, वहां तक इसका पूरा है। ठीक है, अब
ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अफ्रीका ये याद रखना, पेनिनसुला और इसमें। और मैप जो है ना, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी साथ लेके चलना, जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी रहेगी पढ़ने में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सुएज कैनाल किस सागर में स्थित है? तो लाल सागर या रेड सी, है ना। तो ये रेड सी है, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को पोजीशन, ये है रेड सी है, ये छोटा सा नैरो सा सी है, रेड सी। और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है रेड सी? बिकॉज हमारा ट्रेड बेटा इसी रास्ते से होता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना लंबा जाके और तब ट्रेड करें। तो सुएज कैनाल, और इसलिए इस जगह ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस जगह पे सब चाहते हैं कि हमारा पोर्ट रहे, मतलब सब चाहते हैं कि हमारी बंदरगाहें यहाँ पे बन रहे हैं, हमारा कंट्रोल रहे। और किसी एक भी कंट्री ने ये ब्लॉक कर दिया तो वर्ल्ड का ट्रेड अफेक्ट होता है। जैसे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में ये ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉक कैसे हुई थी कि एक शिप खराब हो गया था, बहुत बड़ा शिप था और वो खराब हो गया था, बीच में वो अटक गया था और उसे हटाने में बहुत टाइम लग गया, उसे रिमूव करने में बहुत टाइम लग गया। उसकी वजह से काफी दिन तक प्रॉब्लम आई थी। कोई शिप अगर रास्ते में खराब हो जाता है तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि शिप एक सिंगल चीज नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उसे हटाने में भी टाइम लगा, तब जाके अगर कोई भी यहाँ पे कब्जा कर लेता है तो वर्ल्ड का ट्रेड अफेक्ट होगा। तो ये इसलिए डिस्प्यूटेड है, काफी कंट्रीज के बीच है, जैसे कि सूडान है, इजिप्ट का तो कंट्रोल है ही क्योंकि इजिप्ट यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह ये हो गया। अच्छा, स्टेपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग किसकी रचना है? तो अभी रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं, ठीक है, यूएस विजिट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनको वहां पर गिफ्ट मिला है और उस गिफ्ट में उनको कलेक्टेड पोएम्स मिली हैं, किनकी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बहुत रिनाउंड कवि हैं, अमेरिकन पोएट हैं, और तुमने भी ये इनकी कविता 12th में पढ़ी होगी, अब शायद है या नहीं है, रिमूव नहीं हुई होगी, एनसीईआरटी में है ये। स्टेपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। अब इसकी कुछ लाइन है जो मुझे याद है, दैट इज की कुछ ऐसा है, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. I have to go miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. मतलब ये पूरी पोयम जो है ना, कि उनका हॉर्स ना बीच में एक स्नोवी इवनिंग में आके रुक जाता है, मतलब बस पड़ रही होती है और उनका जो हॉर्स है वहां पे आके रुक जाता है। बट ही सेड कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि जंगल जो है, वुड्स मींस जंगल, वुड मींस लकड़ी नहीं, जंगल है ना। तो जंगल जो है वो घने भी हैं, काले भी हैं, लेकिन मुझे मेरे मेरे कुछ मतलब वचन है, या मुझे कुछ मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और मुझे मीलो जाना है सोने से पहले, मीलो जाना है सोने से पहले। तो ये कुछ मतलब ये पोएम बहुत मोटिवेशनल सी है। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके टेबल पे ये लिखी रहती थी, ये 4 पंक्तियां, कि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वो लिख के रखते थे। तो ये उनको एक तरह से ये याद दिलाता था कि मुझे अभी बहुत सारे प्रोमिसेस हैं मेरे, जो मुझे करने हैं पूरे, अपनी कंट्री से, है ना, अपने लोगों से, जो बहुत सारे प्रोमिसेस है वो। तो देवर अ ग्रेट पर्सनालिटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ कलेक्टेड पोएम मिली है, ठीक है, जो कब पब्लिश हुई थी? 1930 में, 1930 में ये पोएम्स इनकी पब्लिश हुई थी, कलेक्टेड पोएम्स। ही इज अ रिनाउंड अमेरिकन राइटर। और एक और चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में है कि ही वाज द ओनली वन जिन्होंने 4 बार पुलित्जर अवार्ड जीता है, या पुलित्जर प्राइज जीता है। पुलित्जर प्राइज जो है बेटा वो मिलता है जो रेनाउंड राइटर्स होते हैं, जैसे कि सबका होता है ना अलग अलग, सबके प्राइज अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोई खेल है
तो उसकी ट्रॉफीज अलग अलग रहती है। तो सेम ऐसे ही जो हाईएस्ट अगर कह सकते हैं इसमें अवार्ड मिलता है लेखक को, तो पुलित्जर मिलता है। तो इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला था और इन्होंने 4 बार जीता हुआ है पुलित्जर। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि हाईएस्ट किसने जीता है, 4 टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये राजस्थान में स्थित है। और अभी अरावली के बारे में ये बात चल रही थी कि इसको रिस्टोर किया जाए। अब अरावली को क्या खतरा है, सबसे पहली बात तो अरावलीज है क्या, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को कि अरावलीज है क्या। चलो अच्छा, अरावलीज जो है वो पर्वत श्रृंखला है, मतलब माउंटेन रेंज है, और कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, जैसे कि गए तो होंगे ही ना तुम लोग वहां पे, जयपुर वगैरह गए हो, पुष्कर नहीं? तो अगर तुम पुष्कर से स्टार्ट हो जाता है, अजमेर पुष्कर, वहां पे कुछ कुछ पीक्स हैं, ज्यादा ऊंची नहीं है बट है। तो देखो कहाँ पर है अलाहाबाद। ये वाला इमेजिन करना, यहाँ है अरावली। ठीक है, और ऐसा कहा मतलब ये इस्टेब्लिश है कि दीज आर अरावलीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अरावली जो है हमारी कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी, मतलब हिमालयन सबसे ज्यादा यंग है, पेनिनसुलर प्लेटू से भी ज्यादा ओल्ड ये है। ठीक है, अरावलीज। और अरावलीज का जो एक्सटेंट है ये अप टू दिल्ली था, इसका अप टू दिल्ली है, मतलब था पहले क्यों, क्योंकि दिल्ली, अभी दिल्ली ऐसे है कि प्लेन बन गया, बट वंस दिल्ली वाज ऑन अ हाई पोडियम। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे इरोड हो जाता है, ज्योग्राफी में एक चीज होती है, इरोजन हो जाता है। ठीक है, कोई भी माउंटेन है, जैसे कि अभी हिमालय है वहां पर खड़े हुए, बट कुछ 100 इयर्स बाद या फिर और 200 इयर्स, 900 इयर्स, उसके बाद इसकी हाइट खुद डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्नो है वो भी इसका इरोजन करेगा, और फिर स्नो के बाद जो पानी है उसके जो नदियां वहां पे बनी हुई है वो भी उसे रिड्यूस करेंगी हाइट में, धीरे धीरे वो इरोजन उसका हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अरावली जो है पहले बहुत बड़ा माउंटेन रेंज था, बहुत ऊंचा माउंटेन रेंज था, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, अब इसकी हाइट बहुत कम हो गई। अब अरावली को क्या खतरा है, सबसे बड़ा जो है बेटा, हमारे राजस्थान से सबसे ज्यादा मार्बल आता है, हमें याद है, ग्रेनाइट का हो या ये हो, क्या बोलते हैं, मार्बल, ये संगमरमर, टाइल्स वाइल्स हो। हाँ, कोटा फेमस है, कोटा तो है ना। तो ये कुछ टाइल्स आती हैं, अब ये आती कहाँ से हैं, ये इन्हीं माउंटेन पे से तो आती हैं। तो अरावली को बचाने के लिए ये क्या कि स्टोन की जो माइनिंग है, इलीगल जो माइनिंग स्टोन की हो रही है, वो रोकी जाए। ठीक है, अब क्योंकि देखो कोई भी चीज है हमारे यहाँ पे, अगर अरावली नहीं रहेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जो भी बेनिफिट उससे है। ठीक है, टूरिज्म का हो गया, जैसे कि अगर तुम इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखो, अरावली में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, गुरु शिखर। माउंट आबू पर एक शिखर है गुरु शिखर। तो ये है, इन जो शिखर हैं ये हमारे लिए एक तरह का हेरिटेज बचा हुआ है। तो वो हेरिटेज हम खत्म करते जा रहे हैं, स्टोन माइनिंग होगी, इलीगल स्टोन माइनिंग होगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक तो इरोजन से पहले ही रिड्यूस हो चुका और रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इसकी स्टोन माइनिंग रोकने के लिए अरावली को बचाने का एक वो चल रहा है। और इसमें अरावली सबसे ओल्ड है, और ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ज्योग्राफी में बताऊंगी कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, अभी ज्योग्राफी में हम वहां तक पहुंचेंगे, पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, तो ये है, और कितनी है, 670 किलोमीटर।
किलोमीटर। लेकिन ये है कि वहां पर कोई स्नो नहीं है, क्योंकि अब ऊंचाई उतनी नहीं रही है, स्नो नहीं है वहां पर। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है वो स्नो या बर्फ वगैरह नहीं है। टेम्परेचर वहां पे ज्यादा ही रहता है ना, क्योंकि ज्यादा हाइट है नहीं। और उस साइड पानी भी उतना नहीं है, और वो लैटिट्यूड पे, ऐसे लैटिट्यूड पे है कि वहां पे पूरे साल धूप ही धूप पड़ती है। पूरे साल मतलब देखो, तुम सोचो कि विंटर में नहीं पड़ती होगी, उतनी हीट मिलती है उसे। राजस्थान फिर भी अगर तुम देखो तो हमारे नॉर्थ इंडिया में, अगर यहाँ देखो, यहाँ पर जैन का टेम्परेचर यहाँ का देखना और वहाँ का बहुत डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ के और साउथ इंडिया के टेम्परेचर में डिफरेंस मिलता है ना सर्दियों में हमारा लो रहेगा। अगर हमारा 16-19 डिग्री, 19 डिग्री तो मुश्किल से पहुंचता है, हमारा रहता 20-23-21 नॉर्मल। और 16-19 जनवरी में कभी पहुंच गया। तो हमारे यहाँ पे जिस समय 16-19 है, साउथ इंडिया में तब भी 20 या 24 होगा, क्योंकि वो ट्रॉपिक में पड़ता है साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये है अरावलीज। अब पर्वत जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें फेयर आइडिया होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पर है। देखो, हमेशा ना ये इमेजिन करना, हिमालय, हिमालय कहाँ कहाँ से है। यहाँ पे हिंदू कुश पामीर नोट है, और ये हिंदू कुश माउंटेन है, ये चाइना का माउंटेन है, ये ईरान का है, ये चाइना का है, ये भी, ये दोनों पीक चाइना में है, और ये पाकिस्तान का है, और ये अफगानिस्तान की तरफ है। ठीक है, और ये हिमालय, ये इतना हिस्सा हमारे यहाँ पे पड़ता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और ये यहाँ पे हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया, और ये हिमालय। ठीक है, ये कश्मीर हिमालय, उसमें भी ये कश्मीर हिमालय है। यहाँ पे रेंज है, काराकोरम, जसकर, पीर पंजाब, फिर शिवालिक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हिमालयाज है, मतलब मैं तुम्हें बता रही थी माउंटेन पीक कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और ये अरावलीज इधर हो गए, और बेटा यहाँ पर है सतपुरा, सतपुराज। ठीक है, ये ये है हमारे यहाँ पर मेनली। लेकिन इसमें जो सबसे ऊंचे हैं वो है हिमालयाज। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचे जो है हिमालयाज है। उसके बाद आते हैं ये सतपुराज, और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो इसकी जो हाइट है अरावली की, वो इनसे भी नीचे है। मतलब ये इतने ओल्ड हो चुके हैं, इतने इरोजन इनका हो चुका है कि ये इतने हाइट में रिड्यूस हो गए हैं धीरे धीरे। और तुम्हें एक और चीज याद हो, दिल्ली से क्यों लिंक है, क्योंकि अरावली जो है वो, ये क्या बोलते हैं, रेजिना हिल्स, राष्ट्रपति भवन है ना जहाँ पर, सुना है राष्ट्रपति भवन रेजिना हिल्स में। तो रेजिना हिल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरावली। क्यों रेजिना हिल्स इतना ऊंचा क्यों है, क्योंकि इसका ही पार्ट है ये। दिल्ली, अप टू दिल्ली तक था, अब दिल्ली धीरे धीरे क्या हो गया, प्लेन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरावली। ठीक है, तो ये एक तरह से याद रखना। देखो, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें फेयर आइडिया हो। यहाँ है वेस्टर्न घाट, इन्हें कहते हैं ईस्टर्न घाट, इनको कहते हैं सतपुराज, ये अरावली हो गए, और ये हिमालय। ठीक है, ये हो गए अरावली की। ये अरावली में मतलब वैसे हाइट तो नहीं पता, लेकिन इसकी बता रही हूँ मैं, गुरु शिखर की अरावली कितनी हाइट है, माउंट आबू की, गुरु शिखर की बता रही हूँ मैं। मतलब कम है, उतनी नहीं है, बट अब नेक्स्ट है ये हो गया अरावली में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, शिखर कौन सी है, ये है गुरु शिखर। और अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तेरहवां ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वो अभी यूएस की विजिट पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी के उसमें वो इजिप्ट भी गए। ठीक है, और वहाँ वहाँ के जो ये है प्रेसिडेंट अब्दुल अल सीसी, इनसे इनसे भी ये मिले हैं, और इनको ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है, जो हाईएस्ट उनका स्टेट अवार्ड है, जैसे हमारा हाईएस्ट स्टेट अवार्ड क्या है, भारत रत्न।
तो ऐसे ही उनका ऑर्डर ऑफ नाइल है, स्टेट अवार्ड, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 13वां ऑर्डर ऑफ नाइल। हाल ही में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी किन देशों के बीच में साइन हुई है? साइन। तो ये वाली ट्रीटी क्या है? ये तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है। देखो, ये वाली ट्रीटी साइन हुई है बेल्जियम और इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेल्जियन जो अथॉरिटीज हैं उनको राइट दिया गया है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं बाय इंडियन कोर्ट्स एंड समन सस्पेक्ट। मतलब हमारा जो इंडियन कोर्ट है, इफ वो सर्च वारंट इशू करता है अनदर कंट्री में, तो बेल्जियम अथॉरिटीज ने ये परमिशन दे दी है कि वो इशू कर सकते हैं इंडियन कोर्ट से सर्च वारंट, और जो भी सस्पेक्ट उनकी कंट्री में है इंडिया से रिलेटेड, उसको वो सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई है। अब इसके पीछे की कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए कि बेटा विजय माल्या और नीरव मोदी। ठीक है, अब विजय माल्या कहाँ पर है? यूके में। यूके के जो रूल्स हैं वो ये अलाउ नहीं करते कि हम वहां पे जाके वो कर सकें, क्योंकि उनके रूल अप्लाई नहीं होते। सब कंट्री के अलग अलग रूल है। अगर तुम ये सोचो कि कोई क्राइम इंडिया में कर रहा है और उसको यूके में जाके पनिशमेंट दिला दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। या तो वहां की हमने कोई ट्रीटी साइन की हुई हो जो कि वो बाइंडिंग हो, उन पे भी बाइंडिंग हो और हमारे पे भी, वो बाधित हो वो चीज करने के लिए, तो हो सकता है। लॉज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया के लॉज किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं होंगे, तो सेम एज किसी और कंट्री के लॉ या इंडिया के लॉ कहीं और अप्लाई नहीं होंगे, इस तरह से। या फिर यूके के जो लॉज है वो जब हम यहाँ अप्लाई नहीं होने दे सकते, तो हमारे लॉज वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का होता है कि सभी कंट्रीज का अपना अपना अलग है। तो अब है, मतलब ट्रीटी व्रीटी होगी, कोई ट्रीटी होगी ना, साइन कर रखा होगा कोई ट्रीटी, तो पॉसिबल है। हाँ, तो अब इसमें किसके बारे में बात आ रही है? ज्यादातर जो आ रही है, जो एक फिगेटिव है, फिगेटिव कहते हैं जो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं उनको फिगेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो निशाल मोदी। अब निशाल मोदी कौन है? ही इज अ ब्रदर ऑफ नीरव मोदी। अब इन्होंने किया क्या था ये भी पता होना चाहिए। कहते तो हैं कि इन्होंने ये किया, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अब कोई भी बिजनेसमैन, इनको अगर अपना बिजनेस चलाना है तो इनके पास कैपिटल होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ये कोई भी चीज शुरू करना है, इन्हें पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, यस बैंक है एक, यस बैंक, उससे इन्होंने बहुत सारा पैसा लोन में ले लिया। अब क्योंकि बिजनेसमैन है तो जो वो होता है उसको गारंटी रहती है बैंक को कि दे देते हैं, कोई वो नहीं रहता इशू। बट इन्होंने क्या किया, वो पैसा लेने के बाद कंट्री छोड़ के चले गए और ये किया कि रिपे नहीं कर पा रहे हम तो चले गए। ये बैंक करप्ट हो गए, ऐसा दिखा रहे हैं कि बैंक करप्ट हो गए, बट असल में बैंक करप्ट नहीं है, पैसा लेकर चले गए ये यहाँ से। ठीक है, जब इन्हें लगा। तो अब नुकसान किसका है? जो यस बैंक है उसमें तुम लोगों ने भी जमा किया होगा पैसा, मतलब आम जनता की यहाँ पे बात हो रही है। जो आम जनता, उन्होंने पैसा जमा किया, कोई एक बिजनेसमैन लोन लेके चला गया, और लोन 1 या 2 लाख का नहीं था, करोड़ों में, बिलियन में, अरब में था लोन, वो लेके वो चला गया। तो जो पब्लिक का पैसा किसका खराब हुआ? पब्लिक का, बैंक का तो कुछ नहीं गया। तो ये एक इशू बना हुआ था। ठीक है, और ऐसा कितनी बार हुआ है। मेहुल चोकसी है, विजय माल्या हो गया, या नीरव मोदी हो गया। ये तो ऐसी ट्रीटी और कंट्रीज के भी साथ में साइन होनी चाहिए जहां जहां ये लोग हैं, और इनको पकड़ कर लाओ कि पे करो, कैसे भी करो, या तो जो इनकी प्रॉपर्टी कुछ तो होगा, फॉरेन में प्रॉपर्टी या कुछ भी है, तो उसे क्या करते, ऑक्शन कर दो, और कम से कम पब्लिक को तो परेशान ना होना पड़े। ऐसा बहुत बहुत टाइम पे हुआ है। मतलब तुमने देखा है कि जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि पैसे डबल करने वाला सीन, ये स्कीम्स चलती हैं कि बैंक में जमा कर लेते हैं और उसके बाद वो बैंक ही लेके भाग जाते हैं। लेकिन बैंक नहीं करता, ऐसे लोग करते हैं। बिजनेसमैन लोन लेके चले जाते हैं, लोन रिपे ही नहीं करते, और वो जो लोन का पैसा वो किसका जमा किया हुआ है? पब्लिक का। इन्होंने थोड़ी जमा किया था वहां पे। तो ये है, तो यस बैंक वाला सीन हुआ था। तो अभी बेल्जियम जो है कंट्री, उसके साथ इंडिया ने ये वाली ट्रीटी साइन की है
और इसमें क्या है कि हमारे इंडियन कोर्ट्स जो सर्च वारंट इशू करेंगे तो बेल्जियम गवर्नमेंट भी वहां पे इशू कर सकती है, हमारे यहाँ से भी परमिशन है, वो भी परमिशन उन्होंने दे दी। ठीक है, कि अगर हम यहाँ से कहेंगे ना कि तुम्हारे यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन रह रहा है और इसने इंडिया में क्राइम किया है, इसे हमें एक्स्ट्राडाइट करना है, मतलब इंडिया में ट्रायल करना है इसका, तो एक तरह से समर्पण होता है वो, तो या एक्सचेंज कर देंगे, वो यहाँ पे भेज देंगे इस तरह से, तो अब वो बेल्जियन गवर्नमेंट कर सकती है। बट ऐसी ट्रीटी सब कंट्री ये साथ में साइन नहीं हुई है। जैसे यूके की अगर हम बात करें, एक्स्ट्राडिशन की बात विजय माल्या की काफी समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं चल रहा है कि यूके से उसे बुला रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अलाउ ही नहीं हो रहा। एक तरह से उसने वहां पे क्या लिया है, असाइलम, उसकी वहां पे भी लिंक है, तो वो इजीली नहीं आ पाएगा यहाँ इंडिया, है ना। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह की काम करता है, सबसे पहले उनका पासपोर्ट ले लेना चाहिए कि अब जाके दिखाओ तुम कहीं पे। कभी कोई ऐसा करता है ना, तुम्हें लगे तो उसका पासपोर्ट ही जब्त कर लो, इसने ये है। हाँ, फिर फंडामेंटल राइट बीच में आ जाते हैं। वही, हाँ, जो मेनका गांधी वाला केस था उसमें यही तो बात आई थी कि आप आर्बिट्रेरी पासपोर्ट नहीं जब्त कर सकते हो, रीजन होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब ये उसके जो पैसे वाला मसला होता है ये सिविल में आ जाता है, क्रिमिनल में नहीं आया, तो इस वजह से, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पीछे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, केस चल रहा है, तो उसका क्या होता है, पासपोर्ट ले लेते हैं और उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा, कोर्ट कहेगा कि पहले भी तुम क्लियर हो जाओ इस केस से, तब दे देंगे वापस पासपोर्ट, ये रहता है। लेकिन हाँ, तो लीगल रीजन चाहिए, अब इनके पीछे लीगल रीजन था नहीं, ये रातों रात चले गए, पता ही नहीं चला। हाँ, शक के बिना पे भी नहीं रह सकते, तो एक ये चीज होती है। फिर वो ये होता है कि अगर भाई उस पे वो इल्जाम लगा था तो फिर डेफेमेशन हो जाएगा कि इन्होंने तो हमें डेफेम कर दिया इस तरह से, तो ये तो बाद में पता चला ना, जब ये लोग चले गए तब पता चला कि ये कुछ करके गए हैं, उससे पहले नहीं पता था, और उससे पहले जिन लोगों को पता था उन्होंने एक्शन लिया नहीं, ये भी अनफॉर्चुनेट है, जो एक तरह से हर गवर्नमेंट में होता है। मैं ये नहीं कह रही कि करंट रिजीम में सबके साथ होता है, सब पॉलिटिक्स ऐसी है सेम, कोई अलग नहीं है ना, तो सभी गवर्नमेंट में ये चीज होती है कि वो लोग ऐसे लोगों को पनाह देते हैं एक तरह से, है ना। तो इन्होंने जाने दिया आसानी से, इन्होंने कार्रवाई खुद नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज थी। तो ये वाली ट्रीटी जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी बेल्जियम के साथ साइन हुई है, ऐसी ट्रीटी हो कि और कंट्रीज के साथ भी साइन हो। अब भारत हाँ, भारत एवं बेल्जियम के साथ साइन हुई है। जॉन बेनेस्टर गुडिनफ को नोबेल पुरस्कार किस उसके लिए मिला था, किस खोज के लिए मिला था। तो जो गुड इनफ है ये अभी पास हो गए हैं, मीन्स एक्सपायर हो गए हैं, तो इन्होंने क्या खोज की थी, इनको लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, लिथियम आयन बैटरी में कुछ इन्होंने इनोवेशन किया था। लिथियम आयन बैटरी बन चुकी है, लेकिन जो इन्होंने इनोवेशन किया था वो क्या था, इन्होंने कोबाल्ट का यूज करके इन्होंने कैथोड और एनोड बनाई थी, कोबाल्ट का यूज करके। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से इन्होंने किया था। गुड इनफ, ये अभी रिसेंटली डायड हो गए हैं, इनका देहांत हो गया। 2019 में इनको लिथियम आयन बैटरी के लिए वो मिला था, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2019 में इनको केमिस्ट्री में मिला था। अब इन्होंने इनके साथ साथ किसी और मतलब इनके साथ जो एक और साइंटिस्ट थे इनको कंबाइनली मिला था, उनका नाम था अकीरा योशिनो। 3 लोगों को मिला था जॉइंटली, एक तो गुडिनफ थे, गुडिनफ और एम स्टैनली और अकीला योशिनो। लिथियम आयरन बैटरी डेवलप करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था, और इन्होंने कौन सी वाली बनाई थी, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो बैटरी में दो होते हैं ना, बैटरी में दो होते हैं, प्लस होता है एक माइनस होता है, एक को कैथोड कहते हैं
एक को एनोड कहते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो इन्होंने ये बैटरी में कुछ परिवर्तन किए थे और इसमें इन्होंने कोबाल्ट ऑक्साइड यूज किया था और लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड किया था यूज, ठीक है। और लिथियम आयन आयरन बैटरी जो होती है सबसे लाइट वेट की होती है, दे आर पोर्टेबल, जैसे कि अगर हम अपने फोन में भी अभी वही कैरी कर रहे हैं, है ना, पावरफुल होती है और लॉन्ग लाइफ भी होती है और रिचार्जेबल है, तभी तो हमारे फोन में ये वाली बैटरी चल रही है। नहीं तो नॉर्मल बैटरी जो होती है, जो एसिड वाली होती है, वो पोर्टेबल नहीं होती, वो वाली पोर्टेबल नहीं होती। उन्हें उन्हें कहीं लेके नहीं जा सकते, उनकी ये, हाँ वो रिचार्जेबल नहीं होती है। तो इन्होंने ये बनाया था लिथियम आयन बैटरी में, वो किया था इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कि कोबाल्ट ऑक्साइड और मैग्नीज, हाँ मैग्नीज ऑक्साइड से रिलेटेड वो बनाई थी लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। अब क्यों ये क्यों मतलब इतना ज्यादा माना गया? अब तुम ये सोचो कि लिथियम आयन बैटरी तो पहले से ही बनी हुई थी, इन्होंने क्या नया किया था कुछ? देखो लिथियम आयन बैटरी में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें जो कंपाउंड रखे जाते थे एनोड या कैथोड पे, वो ऑर्गेनिक होते थे या कार्बन से रिलेटेड या कुछ ऐसे होते थे, तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती थी, रिचार्जेबल में भी प्रॉब्लम रहती थी और पोर्टेबल भी कम, क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो जाता था, कार्बन से बनी कोई भी चीज होगी उसका वेट ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या यूज किया था, कोबाल्ट ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड, तो उससे वो और भी लाइट वेट हो गई, तो इसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। तुम सोच रहे थे कि ये तो बहुत आराम से मिल गया इनको, इन्होंने क्या ही नया किया है, तो देखो वो चीज अब हमें पता है तो हम बना सकते हैं, जब तक ये लोग आइडिया नहीं देते तब तक कैसे बनाते? जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर हम थॉमस एडिसन की बात करें, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, अब तुम अभी के टाइम में सोचते होगे कि क्या नई बात है, बल्ब तो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन जो वेरी फर्स्ट आइडिया जिसको भी आया था वो मैटर करता है। उसके बाद तो ये फिर इनोवेशन है कि चलो उन्होंने नॉर्मल बल्ब बनाया था तो अब ये एलईडी आ गई है, तो लेकिन इंस्पायर्ड तो उसी टेक्नोलॉजी से है जो उन्होंने खोज की थी, तो ये है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक उन्नत तकनीकी प्रदर्शन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये जो है उत्प्रेरक, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है अभी रिसेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अब क्यों लॉन्च किया है इसका थोड़ा सा जान लो। देखो ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज की जाए। एफिशिएंट मींस कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनर्जी यूज तो करे बट उसका एफिशिएंटली यूज करे, ठीक है, वेस्टेज ना हो, तो उसको करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए उन टेक्नोलॉजीज को इन्होंने ये उत्प्रेरक एक वो चलाया है, एस्टैब्लिश किया है। और ये किसने सेटअप किया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसने इसे इस्टेब्लिश किया। अब नेक्स्ट देखो, रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी रही है? ये चंदेल वंश की रानी थी, रानी दुर्गावती, और कहाँ से? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और इनकी अभी एक यात्रा लॉन्च की गई थी, तो ये उससे चर्चा में है। शी बिलोंग टू महीबा महोबा डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, एंड वाज मैरिड टू दलपत राय। जो इनकी शादी हुई थी वो हुई थी, मतलब इनका विवाह जो हुआ था दैट इज दलपत राय से। और ये दलपत राय कहाँ के राजा थे? गोंड किंगडम के, ठीक है, गोंड किंगडम के राजा थे। बट इनके हस्बैंड की जो डेथ थी वो अर्लियर हो गई थी, उसके बाद इन्होंने कमांड संभाली थी और ये वहां पे इन्होंने रूल किया था, रानी दुर्गावती ने, ठीक है। तो दिस इज फॉर आज के लिए, करंट में इतना ही है बस। जो प्रेसिडेंट है और ये चलते रहते हैं ना, नया कोई इलेक्ट हुआ है या वर्तमान में कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, ये बस याद रखना।
और इजिप्ट की एक और चीज याद रखना, राजधानी क्या है? जो इजिप्ट की राजधानी है दैट इज कायरो। कायरो, इजिप्ट की जो राजधानी है वो कायरो है, नाइल नदी के बीचों बीच, नाइल नदी के आसपास है। इजिप्ट अगर वैसे देखा जाए तो दैट इज कंप्लीटली अ डेजर्ट, ठीक है। क्यों इजिप्ट में सभ्यता बनी? सिर्फ नदी। तुमने देखा होगा कि मोस्टली जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो भी सभ्यता है जो फली फूली है, वो नदी पर है। और इंडिया की पॉपुलेशन का भी कारण सिर्फ ये नहीं है कि दैट इज द ओनली कारण कि रिप्रोडक्शन, नो। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बाहर के लोग आके रहते हैं। अब तुमने देखा हो कि हमारे यहाँ पे क्या है, रहने लायक जो कंडीशन है वो ज्यादा है। मतलब देखो, अगर हमसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, तो विश्व में हमसे ज्यादा फ्री कंट्री कोई नहीं है। मतलब यू कैन डू वट एवर यू लाइक, हमसे ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है। और कंट्री में तुम रहोगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन इंडिया में नॉर्मल पर्सन कहीं फॉरेन से भी आता है तो कहता है कि ये तो बहुत अफोर्डेबल चीज है। मतलब यहाँ पर खाना, हर चीज तुम्हें बहुत अफोर्डेबल मिल जाती है, मतलब तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। हमारे लिए लगता है कि ये महंगा है, नहीं, लेकिन अगर कोई फॉरेनर जो उसी सेम चीज का $600 या $500 दे रहा है, और वो चीज तुम्हें ₹100 मिल रही है, तो तुम्हारे लिए तो बहुत सस्ता है भाई। बाहर की महंगाई से भी कंपैरिजन करना चाहिए। तो एक इंडिया अफोर्डेबल बहुत है, हमारा कल्चर सबको अट्रैक्ट करता है कि हम बहुत प्लूरलिस्टिक कंट्री है। सब यहाँ पे आके इंटरमिंगल हो जाते हैं। इंटरमिंगल मीन्स के दूसरे फॉरेनर्स आके यहाँ पे कभी फील ही नहीं करते कि वो फॉरेनर्स हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा लवेबल है, और हम उनको बहुत अच्छा फील कराते हैं, हमारे यहाँ अफेक्शन बहुत है। बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि हम रेशियल सुपियोरिटी दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे जो अफ्रीकन आते हैं उनको उनको भी उतना ही प्यार देते हैं जितना व्हाइट आते हैं। कोई हमारे यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर हम ही अमेरिका में चले जाएं तो वो देखने लगेगा, ओ दे आर ब्राउन पीपल, ओ दे आर ब्लैक पीपल, वो कलर से देखते हैं। ठीक है, इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा खुद कहती है कि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे इंडस्ट्री में भी डिस्क्रिमिनेशन है अमेरिका में अगर देखें। लेकिन हमारी कंट्री में कुछ नहीं है ऐसा, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही मना करता है इस चीज से। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी है हमारे यहाँ पर। और सबसे मेन रीजन जोग्राफिकल फैक्टर, हमारी कंट्री में रहने लायक कंडीशन है जोग्राफिकली, बहुत सारी नदियां हैं और सारी चीजों की कमी नहीं है। रिसोर्सेज की वैसे देखी जाए तो किसी चीज की हमारे यहाँ कमी नहीं है, इसलिए बाकी लोग पसंद करते हैं हमारे यहाँ आना। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का